जसवंतपुर गांव में एक बूढ़ा पहलवान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका नाम भीमा था। भीमा अपने जमाने में जाना माना पहलवान था। उसके सामने अच्छे अच्छे पहलवान आने से डरा करते थे, क्योंकि वो बड़े से बड़े पहलवान को आसानी से धूल चटा दिया करता। पर बढ़ती उम्र के साथ भीमा ने पहलवानी से दूरी बना ली। उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने दारा रखा, पर उसने अपने बेटे को पहलवानी से हमेशा ही दूर रखा, क्योंकि बदलते जमाने में पहलवान जीतने के लिए हर तरीका आजमाते थे। एक दिन भीमा खेतों पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर दारा भागते हुए आया और बोला, पिताजी पिताजी, गांव में पहलवानी हो रही है, क्या मैं वहाँ चला जाऊँ? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खेतों में कितना काम पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या? आप मुझे कभी भी पहलवानी देखने जाने क्यों नहीं देते? ना ही आपने मुझे पहलवानी सिखाई है। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना सुनो। पहलवानी में कुछ नहीं रखा है, खाने के लिए कमाना पड़ता है, समझे तुम? ये सुनकर दारा ने कुछ नहीं कहा और खेतों में काम करने लगा। पर उसके मन में हमेशा एक ख्याल रहता कि उसके पिता आखिर उसे पहलवानी करने क्यों नहीं देते। खेतों का काम खत्म होने के बाद वो लोग घर आए, जहाँ पर सुशीला ने उन दोनों का खाना परोसा। पर भीमा ने खाना खाने से मना कर दिया और वो गांव में घूमने निकल गया। इस पर दारा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा, पूछना। आप तो बताती हैं पिताजी बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, फिर उन्होंने मुझे पहलवानी क्यों नहीं सिखाई? मुझे नहीं पता बेटा, और वैसे भी आजकल का जमाना खराब है। तुझे पता नहीं, पहलवान आजकल जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो क्या हुआ माँ, एक पहलवान का बेटा पहलवान ही तो होना चाहिए, पर पिताजी तो मुझे खेतों में लगाए रहते हैं। देख, तेरे पिताजी जो भी करते हैं वो तेरी भलाई के लिए ही करते हैं। तू ज्यादा इस बारे में मत सोच। सुशीला की बात सुनकर दारा ने कुछ नहीं कहा और वो फिर से खाना खाने लग गया। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन दारा खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे अखाड़ा दिख गया, जिस पर उसने अपने आप से कहा, पिताजी तो खेतों में हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर पहलवानी देख लूं? वैसे भी कौन सा उन्हें पता लगने वाला है। यही सोचकर वो अखाड़े की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर दो पहलवान कुश्ती कर रहे थे। उन्हें देखकर दारा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, काश मैं भी इनकी तरह पहलवानी कर पाता। तभी उन पहलवानों की नजर दारा पर गई और उन्होंने कुश्ती करना बंद कर दिया और वो दोनों उसके पास आए और बोले, अरे दारा, तुम यहाँ पर? क्या हुआ? आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आए क्या? अरे वो बुढ़ा नहीं, इसीलिए तो यहाँ पर चला आया। वैसे इसका बाप इसे कुश्ती से दूर ही रखता है। ये सुनकर दारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बात करने की? तुम्हें पता है वो कैसे पहलवान थे? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो तुझे पहलवानी क्यों नहीं सिखाते? हमसे क्या लड़ रहा है? जा अपने पिता से ही पूछ जाकर। ये सुनकर दारा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सीधा खेतों पर आया। भीमा ने जब दारा को गुस्से में देखा तो कहा, क्या हुआ दारा, तू इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? बहुत हो गया पिताजी, आज आप मुझे बता ही दीजिए, आप मुझे पहलवानी क्यों नहीं सिखाते हैं? दूसरे पहलवान हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो तू अखाड़े की तरफ गया था, तुझसे मना किया था ना वहाँ मत जाया कर। क्यों न जाऊं? मेरा भी मन होता है कुश्ती देखने का, लड़ने का, पर आप मुझे ना ही देखने देते हैं ना ही लड़ने। आखिर क्यों? मुझे सब पता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चल खेतों में काम कर। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, आप मुझे पहलवानी क्यों नहीं करने देते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ भी हो, इस वजह से अब चल खेतों में हाथ बट। ये सुनकर दारा अपने पिता के साथ काम करने लगा, पर उसने अपने मन में ठान लिया, अगर इस बार उन पहलवानों ने कुछ कहा तो वो उनसे कुश्ती जरूर लड़ेगा। समय के साथ सब सही चल रहा था। भीमा की फसल पककर तैयार हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी फसल काटने में लगा हुआ था। दारा भी अपने पिता की मदद करवा रहा था। एक दिन दारा अपने घर आ रहा था, तभी उसे जयवीर और बिरजू मिल गए और उन्होंने कहा, अरे कहाँ जा रहा है दारा?
कहाँ जाएगा बेचारा, घर जा रहा होगा, खेतों से मजदूरी जो करके आया है। तुम लोग फिर आ गए मेरा मजाक उड़ाने के लिए। आखिर तुम लोगों ने समझ क्या रखा है अपने आप को? अरे तू तो गुस्सा हो रहा है। वैसे तेरे पिता ने तेरा नाम दारा किस हिसाब से रखा? तेरा नाम तो धोबीदास होना चाहिए था। ये सुनकर दारा को गुस्सा आया और उसने एक पंच बिरजू को मार दिया, जिससे बिरजू और जयवीर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दारा को बहुत मारा और उसे अधमरा करके छोड़ दिया। ये बात जब भीमा को पता चली तो वो उसे अस्पताल ले गया। दारा की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने जब दारा को देखा तो भीमा से कहा, इसके इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि इसके हाथ पैर लगभग टूट ही चुके हैं। वो तो भगवान की कृपा थी जो ये बच गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लाऊंगा, पर आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके बेटे को बचाने की। वहीं जब ये बात सुशीला को पता लगी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। जब भीमा घर पर आया तो सुशीला ने उससे कहा, कैसा है मेरा बेटा? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। पर आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं अपना खेत बेच दूंगा, पर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। अजी अगर खेत बेच देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? अभी मुझे बस अपने बेटे को बचाना है और कुछ नहीं। ये कहकर भीमा मुखिया के पास चला गया। मुखिया के पास आने पर उसने देखा मुखिया एक प्रतियोगिता की बात कर रहा था। भीमा को जब प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप कौन सी प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भीमा, आओ आओ, गांव में कुश्ती की बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 5 लाख रुपए? प्रतियोगिता का इनाम सुनकर भीमा ने अपना मन बदल लिया और उसने कहा, मेरा भी नाम लिख लीजिए, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अरे भीमा, तुम तो अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें पहलवानी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे पता है, पर आपको तो पता ही है दूसरे पहलवानों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। उसे बचाने के लिए तो मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सोच लो भीमा, एक बार तो सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंच जाओ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। भले ही मैंने पहलवानी छोड़ दी थी, पर मुझ में पहलवानों वाले सारे गुण हैं। आप बस ये बताइए, प्रतियोगिता कब है? प्रतियोगिता कल है। तुम कल आ जाना अखाड़े में, हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर भीमा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जब ये बात उन पहलवानों को पता लगी तो वो दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगे। अरे ये देखो देखो, आप ऊंट चलेगा शेर की चाल। हाँ, सही कह रहे हो। पहले से ही उसका बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है, लगता है उसे भी चारपाई पकड़नी है, इसीलिए हमसे उलझने आ रहा है। आने तो दो, उसका ऐसा हाल करेंगे कि वो कभी भी पहलवानी करने की सोचेगा भी नहीं। अगली सुबह भीमा अखाड़े में आ गया। भीमा को देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि भीमा अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। तभी अखाड़े में बिरजू और जयवीर आए और उन्होंने हंसकर कहा, अरे ताऊ, अब आप लड़ेंगे पहलवानी? रहने दीजिए, अगर कमर टूट गई तो पड़े रहेंगे चारपाई पर। मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारा सामना भीमा से है। तभी मुखिया ने भीमा की तरफ देखकर कहा, भीमा, तुम चाहो तो एक एक करके लड़ सकते हो। नहीं, मैं इन दोनों से इकट्ठा लड़ूंगा। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर रहता वो जंगल का राजा ही है। ये सुनकर उन दोनों पहलवानों को गुस्सा आ गया और वो दोनों भीमा की तरफ कुश्ती लड़ने के लिए आए। भीमा को पता था ये लोग बेईमानी जरूर करेंगे, जिस वजह से भीमा पहले से ही तैयार था और भीमा ने जयवीर को गिरा लिया। तभी बिरजू भीमा की तरफ आया, पर भीमा ने बिरजू को एक घूंसा मार के अलग कर दिया। ये देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर इतने बूढ़े आदमी में इतनी ताकत। इसके बाद भीमा उठा और उन दोनों से बोला, उठो उठो, लड़ो कुश्ती। उस दिन तुमने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह मारा था, पर आज मेरी बारी है। ये कहकर भीमा उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिससे जयवीर तो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर बिरजू बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी ये हालत हुई तो वो कभी पहलवानी नहीं कर पाएगा। और उसने कहा,
माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। वहीं भीमा ने कहा था ना बच्चे, शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो जंगल का राजा ही रहता है। तुम जैसे गीदड़ कितने भी आ जाएं, पर वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आपने। आप इस जंगल के शेर हैं। इसके बाद मुखिया ने भीमा को इनाम दिया और भीमा ने इनाम के पैसे ले जाकर अस्पताल में जमा कर दिए और कुछ ही दिनों में उसका बेटा ठीक होकर घर आ गया। इस पर दारा ने कहा मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं गलत था। अब मुझे पता लगा आप क्यों मना करते थे। बेटा तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वहीं अब भीमा फिर से पहलवानी में उतर गया था, जिस वजह से सभी पहलवान उससे बहुत ज्यादा डरते थे और भीमा का बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि जो बाहुबली होता है उससे हर कोई डरता है, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। हिमगिरी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा मगर जिंदा दिलों वाला गांव सोनपुर। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में बैलगाड़ियों की आवाज, मंदिर की घंटी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को जगा देती थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन हरियाली के बीच भी अमीरी और गरीबी की लकीरें साफ नजर आती थी। इसी गांव में रहते थे 3 दोस्त जिनकी जिंदगियां अलग थी पर दोस्ती एक जैसी। पहला था रघु, बनिया का बेटा। ऊंची हवेली, बड़े बड़े गोदाम, अनाज के पहाड़ और हाथ में हमेशा सोने की अंगूठी। रघु के लिए जिंदगी एक सौदा थी, जिसमें फायदा दिखा वही सही। दूसरा था मोहन, किसान का बेटा। कच्चा घर, टूटी छप्पर की छत, सुबह से लेकर रात तक खेतों में पसीना। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसकी माँ की दुआएं और उसकी मेहनत उसका सबसे बड़ा सहारा थी। और तीसरी थी पायल, मास्टर जी की बेटी। ना ज्यादा अमीर ना गरीब, किताबें उसकी दोस्त थी और सच सच उसकी आदत। वो दोनों के बीच सेतु थी। कभी रघु को जमीन दिखाती तो कभी मोहन को हिम्मत देती। तीनों बचपन से ही तालाब में नहाए थे, एक ही पेड़ के नीचे खेले थे और एक ही चूल्हे की आग में अपने सपने पकाए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही तालाब, वही नदी, वही बारिश एक दिन उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। और उसी दिन से शुरू होगा भाग्य और बुद्धि का सबसे खतरनाक खेल। मोहन बेटा आजा, खाना खा ले। कब तक खेत में यूं ही मेहनत करता रहेगा? सुबह से लगा हुआ है। आजा आजा, पहले खाना खा ले। हाँ माँ, बस कुछ ही बीज बाकी है, बो कर बस आ ही रहा हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, मैं तेरा खाना लगाकर इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ। अरे क्या बात है मोहन, आज तो सुबह सुबह ही खेत में लग गए हो। हाँ पायल, काम तो शुरू करना ही है। बारिश भी होने वाली है, खेत में पानी आएगा तो फसल और अच्छी हो जाएगी। चलो बढ़िया है, भगवान करे तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। वैसे भी तुम जो भी काम करते हो बुद्धिमानी से करते हो, वो कैसे सफल नहीं होगी भला? इतना कहती ही पायल फिर कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ चली पायल? कुछ खा के तो जाओ, अब आ ही गई हो तो। नहीं मोहन, फिर कभी। अभी मुझे श्याम काका की तरफ जाना है, थोड़ा राशन पानी लाना है। घर में राशन खत्म हो गया है ना, इसीलिए। चलो ठीक है, हाँ मैं चलती हूँ। मोहन से मिलने के बाद पायल श्याम काका की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। पायल श्याम काका के वहां जाती है, जिनका बेटा और पायल का दोस्त रघु बोरियों के साथ खड़ा हुआ था और बोरियां गिन रहा था। पायल आती है और कहती है, अरे
रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रघु, मेरे यहाँ राशन पानी खत्म हो गया था, वही लेने आई थी। अच्छा, चलो मैं तुम्हें दे दूं। आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है और बारिश शुरू होने लग जाती है। अरे क्या बात, आखिरकार बारिश हो गई। शायद इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हो। भगवान करे मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। मोहन की आंखों में चमक भर जाती है और वो चमकती आंखों से बारिश को देखकर सपने बुन रहा होता है। लेकिन मोहन को कहाँ पता था कि ये बारिश खेत की फसल को बर्बाद कर देगी और उसकी जिंदगी में नया भूचाल आ जाएगा। कुछ दिन बाद बाढ़ अपना कहर दिखा देती है। मोहन खेत में खड़ा है, आंखों में आंसू लिए, चेहरे में एकदम खालीपन है, जैसे आसमान का कहर मेहनत से कई ज्यादा बड़ा है। इतने में पायल उसके पास आती है। मोहन, ये सब क्या हो गया? लेकिन तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा था। ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता पायल, मेहनत होती है, मेहनत। अब मैं मोहन को क्या बताऊं? ये सोचकर पायल कुछ देर बाद कहती है, मोहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल ये कह के मोहन को तसल्ली देती है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी मोहन को तसल्ली देने के अलावा। दूसरी तरफ रघु बहुत खुश था, क्योंकि बाढ़ आने के कारण रघु अपने अनाज को बहुत ही ज्यादा दामों में बेच रहा था, जिससे उसे बहुत अधिक मुनाफा हो रहा था। गांव वाले सभी बहुत मजबूर थे, क्योंकि और किसी के पास अनाज नहीं था। रघु का अनाज का गोदाम बहुत ऊपर को था, इसीलिए वहां तक पानी नहीं गया था, जिससे रघु को 3 गुना ज्यादा मुनाफा होने लगा था। अरे क्या बात, इस बार तो मेरे भाग्य ने कमाल ही कर दिया। उसने तो मुझे राजा से महाराजा बना दिया। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। आखिर हूं तो मैं रघु बनिया ही। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन मोहन अपने आंगन में खड़ा सोच रहा होता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, उसे कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी ही होगी। ऐसे तो नहीं चलेगा। भला मैं कब तक अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर में ही बैठा रहूंगा? और कब तक, आखिरकार कब तक इंतजार करूंगा कि मेरा भाग्य खुद ही पलट जाएगा? मुझे कुछ करना ही होगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। मोहन ये कहकर कुछ ना कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी वहां से पायल आती हुई नजर आती है। क्या बात है मोहन, किस सोच में डूबे हुए हो? अरे पायल, तुम कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस एक बार ने सबकी जिंदगी बदल दी है। अब आगे क्या करना है? हाँ, बस यही सोच रहा था। अच्छा, तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मोहन, तुम्हें पता है रघु ने अपना एक और नया गोदाम ले लिया है। उसे इस बार बहुत मुनाफा हुआ है, बहुत। बस यही देखने के लिए उसने मुझे बुलाया है, वही देखने जा रही थी। सच में उसके भाग्य ने तो उसकी किस्मत ही बदल दी। ओफो पायल, फिर वही बात, भाग्य वाग्य से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है, मेहनत से। पायल को लगता है अभी वो मोहन से कुछ भी कहेगी तो मोहन नाराज हो जाएगा। अच्छा चलो मोहन, अभी मैं चलती हूँ। तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मोहन पायल से कुछ नहीं कहता और पायल वहां से चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। बारिश दोबारा होने लगती है। मोहन अपनी खिड़की से बाहर बारिश को देखकर काफी उदास था। तभी वो देखता है लकड़ी पानी में बहती हुई आ रही थी। अरे ये लकड़ियां और बांस कहाँ से आ रही है?
और यहाँ गांव में क्यों जमा हो रही है ये सूखी लकड़ियाँ? मोहन ये देख के हैरान हो जाता है और जहां से वो बांस और लकड़ियां आ रही थी उस ओर जाता है जंगल की तरफ। अरे, ये सूखी लकड़ियां एक कूड़े की तरह यहाँ जमा क्यों हो जा रही है? लेकिन ये सूखी लकड़ियां हमारे रोजगार में मदद भी कर सकती है। हाँ। मोहन जंगल से वापस लौटता है और गांव वालों को धीरे धीरे रोजगार की तरकीब बताता है। भाइयों, माना कि इस बाढ़ ने हमारे घर उजाड़ दिए हैं, लेकिन ये बाढ़ हमें रोजगार भी दिलवा सकती है। लेकिन कैसे? गांव में जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं और बांस जमा हो रही है, हम उससे रोजगार पा सकते हैं। सूखी लकड़ियों को हम बेच सकते हैं जलाने के लिए और बांस से टोकरी बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे हम प्राकृतिक चीजों को बेचकर अपना मुनाफा बना सकते हैं। मोहन के दोस्तों को इसकी ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है और वो सभी उसके साथ काम करने लगते हैं। एक दिन मोहन सिर पर लकड़ियां रख के जंगल से गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में पायल नजर आती है। वो कहीं जा रही थी। मोहन को देखकर पायल मोहन से पूछती है, अरे मोहन, तुम ये लकड़ियां सिर में उठाए कहाँ जा रही हो? अरे पायल, वो क्या है ना, मैंने कई गांव वालों के साथ मिलकर अपना एक नया कारोबार शुरू किया है। अच्छा, कैसा कारोबार शुरू किया है? जंगल से काफी लकड़ियां बहकर नीचे गांव की तरफ आ गई थी और वो सूख गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उन लकड़ियों को किसी और गांव में बेचकर अपना मुनाफा बनाया जाए। और हाँ, उसके साथ बांस भी था, तो मैंने कुछ लोगों को अपने साथ काम में लगाकर बांस की टोकरियां भी बनानी शुरू कर दी और हम बेचते हैं उन्हें। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम है। इसमें तो तुम्हें काफी मुनाफा हो जाता होगा। हाँ, मुनाफा तो अच्छा हो जाता है, और तो और हम दूसरे गांव से सब्जी यहाँ ले आ रहे हैं और भूखमरी को खत्म भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन, कि तुमने हमारे साथ साथ पूरे गांव वालों का भी हौसला बढ़ाया और मदद भी की। हाँ पायल, चलो अभी मैं चलता हूँ, बहुत काम है ना। हाँ ठीक है। इतना कहकर मोहन चला जाता है। अब ये बात गांव में दूर दूर तक फैल जाती है और रघु के कानों में ये बात चली जाती है कि मोहन का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और उसके कारोबार से उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाग्य मोहन की बुद्धि से नहीं हार सकता। अब रघु घर जाता है तो गोदाम में कुछ ऐसा देखता है जिसे वो देख के हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हुआ? रघु देखता है कि गोदाम में रखा अनाज नमी और कीड़ों की वजह से खराब होने लगा। उसने सोचा था कि वो दाम बढ़ाकर बेचेगा, लेकिन ग्राहक कम होते गए। रघु को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रघु के लिए ये नुकसान बहुत ही ज्यादा बड़ा था। रघु इन सबका जिम्मेदार मोहन को ही मानता है, क्योंकि मोहन दूसरे गांव में जब टोकरियां बेचने जाता था तो दूसरे गांव की सब्जियां लाकर अपने गांव में बेचा करता था, जिससे भूखमरी खत्म हो रही थी और गांव वाले रघु से अनाज नहीं ले रहे थे। ये सब मोहन की वजह से हुआ है। ना ही वो अपना ये व्यापार शुरू करता, ना ही मेरा कारोबार ठप होता और ना ही मेरा नुकसान हो जाता। रघु गुस्से से घर से निकलता हुआ मोहन के घर की तरफ निकल पड़ता है। मोहन के घर जाकर वो देखता है कि पायल भी वहीं खड़ी थी। रघु मोहन के पास आते ही कहता है, ये तुमने कैसी तरकीब लगाई है मोहन? क्यों रघु, क्या हुआ? तुम्हारे इस व्यापार की वजह से तो मैं बर्बाद ही हो गया मोहन, एकदम बर्बाद। तुमने जब से ये व्यापार शुरू किया है
मेरा तो काम ही ठप हो गया है। तुमने गांव में सभी को अपनी तरफ कर लिया है। मैं तो अपना व्यापार कर ही नहीं पा रहा कहीं। मोहन कुछ बोलता इससे पहले ही पायल बोल पड़ती है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रघु? फायदा या नुकसान तो हालात, भाग्य और बुद्धि की देन है। ये भाग्य और बुद्धि पे निर्भर करता है रघु। पायल मगर मगर कुछ नहीं रघु। तुम्हें फायदा इसलिए हुआ क्योंकि हालात तुम्हारे पक्ष में थे, और मोहन को फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मोहन ने हालात के आधार पर, हालात के मुताबिक खुद को बदला। अगर मेरी किस्मत, मेरा भाग्य मेरा साथ ना देती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। जो मेरे पास पहले से था वो तो चला ही जाता, तो मेरे पास कुछ नहीं होता। और अगर मैं सिर्फ मेरी किस्मत को कोसता रहता, बुद्धि से काम ना लेता, तो आज मैं भूखा ही रह जाता। मोहन, रघु, अब तुम्हें समझ आ गया है। भाग्य किसी को ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन उस ऊंचाई तक उसे जाने के लिए जो सीढ़ी चाहिए होंगी ना, वो होगी उसकी बुद्धिमानी। इसीलिए जीतना भाग्य की होती है, ना सिर्फ बुद्धि की। सही कहा, जीतना भाग्य की होती है ना बुद्धि की। जीत उसके हिस्से में आती है जो दोनों को सही वक्त पर इस्तेमाल करता है और सही तरह से इस्तेमाल करता है। अगर रघु का भाग्य ना होता तो वो शुरू में ही सब कुछ खो देता, और अगर मोहन की बुद्धि ना होती तो वो कभी भी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भाग्य मौका देता है, लेकिन बुद्धि उस मौके से भविष्य बनाती है।